आपको मालूम है कि एनडीए की सरकार 1998 में आई थी। 96 बस 13 दिनों की सरकार थी, इसलिए उसकी चर्चा करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। उस समय देश के विकास दर 4.78% थी और जब हम 22 मई 2004 को सत्ता से बाहर हुए तो देश की ग्रोथ रेट 8.5% थी। मोदी जी ने 8.4% कहा है वाजपेयी जी की ग्रोथ रेट, वो 1% कमी है। और ये ग्रोथ रेट हम अचीव कर सके जबकि देश में आपको मालूम है कि पोखरण के बम विस्फोट के बाद, अणुबम विस्फोट के बाद दुनिया की सारी ताकतों ने हम पर सैंक्शन लगाया था। देश में कारगिल युद्ध हुआ था। ईस्ट एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी बहुत बड़ी 2099-2000 में। गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया था। 2001-2 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। इन तमाम अवरोधों के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने जब सत्ता छोड़ी तो देश की विकास दर 8.5% थी। द रीजन एज टू वाई द इंडिया गवर्नमेंट लेड बाय श्री वाजपेयी could give this strong legacy was because of inspiring leadership, sound policy initiative, and also good governance. Therefore, the investors, the entrepreneurs, all trusted the NDA regime. And in spite of so much of extreme adversity, such outstanding economic growth could be achieved. और आज जो चिदम्बरम साहब बोल रहे हैं, पहले वैसे नहीं बोलते थे। आपके सामने मैं 2004-5 का इकोनॉमिक सर्वे रखने जा रहा हूं। आपको मालूम है, इकोनॉमिक सर्वे 28 फरवरी को बजट रखा जाता है। उसके एक दिन पहले 27 फरवरी को इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट के अंदर रखते हैं। 2004-5 के इकोनॉमिक सर्वे का मतलब है 27 फरवरी 2005 को इसे पार्लियामेंट के ऊपर रखा गया था। इसकी रेलेवेंट कॉपी हम आपको देंगे। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस इकोनॉमिक डिवीजन। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं और मैं इसके 5-6 लाइन को पढ़ता हूं जिसको मैंने अपने रिटन स्टेटमेंट में भी कोट किया है। Buoyed by a rebound in the agriculture and allied sector and strongly helped by improved performance in industry and services, the economy had registered a growth rate of 8.5% in 2003-4, the highest ever except in 75-76 and 88 and 89. Normally, strong growth is expected after anemic growth and vice versa. Following the bumper growth in 2003-4, initial growth projections for 2004-5 was placed in the range of 6.2% to 7.4%. Therefore, Mr. Chidambaram, when he was the finance minister, in the economic survey laid before the parliament, is conceding two vital points. The growth rate of the NDA in 3-4 was the highest ever in India except 2 years, 75-76 and 88-89. And second, this bumper growth was giving him the strong foundations to take the country's economy further. चिदम्बरम साहब, मैं आपसे आज एक सवाल करता हूं कि आप इसमें सही बोल रहे हैं या आज के स्टेटमेंट में सही बोल रहे हैं? अगर नरेंद्र मोदी जी ने बात कही कि 8.4% ग्रोथ रेट हुआ तो 8.5% आप कह रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? दूसरा सवाल जो इससे उठता है वो और भी गंभीर सवाल है।
कि चिदम्बरम साहब आप ये बताइए, और मनमोहन सिंह जी आप देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वेल नोन इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, though what happened to India's economy is a different question altogether. But the BJP would like to ask Mr. Chidambaram, come on, be honest and tell the country, how is it and why is it that the strong bumper growth of 8.5% left by the NDA led by Shri Vajpayee has been reduced to 4.8 this year? ये है गंभीर सवाल। इस सवाल का आप जवाब दीजिए। मतलब देश की ग्रोथ रेट जितनी थी जब एनडीए सरकार में आई 98 में, आपने उसी ग्रोथ रेट पर देश को वापस लाया है। आज हम चिदम्बरम साहब से एक सवाल और करेंगे। कृपया बताइए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर -5 में डाउन क्यों है? रुपया क्यों गिर रहा है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का ग्रोथ जो है, जिसमें कोई वैचारिक विवाद नहीं है, यू ऑल नो द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज ideology neutral in terms of FDI, in terms of other areas. All the shining areas of growth of the NDA government, National Highway Program is in a mess. National Highway Authority में सिर्फ CBI रेड कर रही है, कंट्रैक्टर्स भाग रहे हैं, लिटिगेशन हो रहा है। पावर सेक्टर इज इन ए मेस बिकॉज ऑफ कोलगेट। जो एनडीए ने 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को अमेंड किया, जनरेशन बिकेम डी लाइसेंस्ड, आप वो जानते हैं, हम चर्चा उस पर कर चुके हैं। पूरे टेलीकॉम एरिया जो बिग एरिया ऑफ ग्रोथ था, जिसको इंडिया ने बहुत आगे बढ़ाया, दैट हैज कम टू ए वेरी सैड स्टेट, यू ऑल नो इट, बिकॉज ऑफ 2G and a whole range of other corruption which happened in the allocation of licenses. And the PM and the finance minister maintain a stoic silence. जो रियल एस्टेट सेक्टर ग्रोथ का एरिया का होता है, एम्प्लॉयमेंट, सीमेंट, स्टील, आज पूरा रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बहुत ही क्लाउड के अंतर्गत है। बिकॉज जिस तरह से परमिशन में अब्यूज हुआ है, जिस तरह से एक सन इन लॉ को इतना फेवर किया गया है, और जो बाकी सारे लैंड यूज चेंज में करप्शन हुआ है, दिस एरिया हैज कम टू ए नॉट। चिदम्बरम साहब ये नहीं समझते कि गुड इकोनॉमी मस्ट हैव गुड पॉलिटिक्स, एंड द ओनली लिंक बिटवीन गुड इकोनॉमी एंड गुड पॉलिटिक्स इज गुड गवर्नेंस। अंडर द एनडीए led by the inspiring Shri Vajpayee, there was good governance. And good governance has become a big casualty. Stinking corruption, policy paralysis, and a whole range of other things, जिसकी चर्चा हम हमेशा करते रहते हैं। Employment sector जो गरीबों के लिए होता है, 6 करोड़ नौकरी हमने दी थी। आजकल नौकरी का क्या हाल है बताने की जरूरत नहीं है। मैं प्लानिंग कमीशन का डेटा पढ़ रहा था, तो लगभग 50 लाख जॉब तो सिर्फ गिरे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, बाकी गिरे हैं। तो रोजगार की स्थिति भी बहुत गड़बड़ है। चिदम्बरम साहब, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं कि आज हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इफ इंडियंस आर नॉट इन्वेस्टिंग इन इंडिया, हाउ वुड फॉरेनर्स इन्वेस्ट इन इंडिया? एंड व्हाई दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन इंडिया? Because there is crisis of credibility, because there is lack of trust. Why? Because there is stinking corruption in government functioning and decision making. ये कारण है जिसके कारण आज देश की ये स्थिति है। इसीलिए चिदम्बरम साहब ने लॉ ऑफ एवरेज निकाला है। उनका स्टेटमेंट देख रहा था, एवरेज ग्रोथ रेट पर जा रहे हैं, जबकि एनडीए ने 4.8 से 8.5 किया, और इन्होंने 8.5 के स्ट्रांग फाउंडेशन को 4.8 या 4.9 पर ले गए हैं। देयरफॉर दे आर हाइडिंग इन द लॉ ऑफ एवरेज टू शील्ड देयर ओन नॉन परफॉर्मेंस। इसको देखकर मुझे एक उदाहरण याद आता है मित्रों,
कि जब पार्टियां चुनाव में कस के हारती हैं तो उनसे सवाल पूछा जाता है तो उत्तर आता है हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया है थोड़ा। चिदम्बरम साहब का जो परफॉर्मेंस है उनकी सरकार का, इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज नाउ ओवर अंडर सीरियस क्लाउड, तो नरेंद्र मोदी ने फैक्ट कहा था, फैक्ट का इनकाउंटर नहीं किया था। चिदम्बरम साहब ने फैक्ट का इनकाउंटर किया है और हम आज उनसे जानना चाहेंगे। मेरा सीधा सवाल है, मिस्टर चिदम्बरम, डिड यू स्पीक ए लाई when you included it in the economic survey which was laid on the floor of the parliament? ये गंभीर सवाल है मित्रों, इसलिए मैं श्री चिदम्बरम के इस वक्तव्य की भर्त्सना करता हूं और जिन शब्दों का चयन उन्होंने किया है वो बहुत ही निंदनीय है। It does not behove the finance minister of India to employ these kind of despicable expressions which are condemnable, apart from being factually incorrect and being economical with truth. बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। आपको इस इकोनॉमिक सर्वे की फोटो कॉपी और मेरे स्टेटमेंट की कॉपी आपको मिल जाएगी और हिंदी हम फिर कर लेंगे। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। थैंक यू। यस, first on the economy, I'm Mr. Chidambaram, then Chandrababu Naidu. No question on economy? Yes, Mr. Partha. The average growth between 98 and 2004 has been uneven, and I think the UK is counting on their first term average growth, which is about 8%. Whereas the NDA growth is 8% in 2003-4, but the previous year was 5.6, 5.3 in that year, because of the factors you have mentioned. my reply is very simple. Those were facts. Yet we retrieved the situation. We laid the strong foundation for a bumper growth, and they squandered away the strong foundation by corruption, by policy paralysis, and lack of initiative and lack of good governance. That is the reason. नरेंद्र मोदी जी का भाषण बहुत ही स्पष्ट है। उन्होंने कहा 4.8% के विकास दर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने जाते जाते 8.4 किया था, जबकि सच्चाई 8.5 है। ये उन्होंने कहा था। इसमें कहाँ आपत्ति है? चिदम्बरम साहब को इसमें फेक इनकाउंटर विद फैक्ट्स क्या लग रहा है? इसीलिए जो मैं फिर कह रहा हूं, एवरेज की बात वो कह रहे हैं अपने कुकर्म को छुपाने के लिए और देश की आर्थिक दुर्वस्था पर पर्दा डालने के लिए, जिसके लिए मनमोहन सिंह भी जिम्मेवार हैं और श्रीमान चिदम्बरम भी जिम्मेवार हैं। कभी विस्तार से आपसे मैं इकोनॉमी पे चर्चा करूंगा। देश की जो हालत है, पिछले बजट में चिदम्बरम साहब ने फिस्कल डेफिसिट को खत्म करने के लिए 90,000 रुपए के प्लान, 90,000 करोड़ के प्लान एक्सपेंडिचर को काट दिया था। देयरफॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज नॉट कमिंग एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज बीइंग स्लैश्ड डाउन। तो इस पर तो काफी चर्चा करने की गुंजाइश है। In fact, Congress has nothing else to say. Congress has a problem with Narendra Modi, and the problem is his repeated victory in Gujarat and the way in so many surveys his personal popularity is notching 46, 47, 48% plus. That of the very eminent Prime Minister of India is -8, and that of the great young leader of Congress party Rahul Gandhi is in the region of 14 to 15. That is the real problem. But having said that, let me tell you, मोदी जी ने हमेशा कहा है कि राइट अनफॉर्चुनेट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राइट नहीं होने चाहिए, और आज ये सच्चाई है कि गुजरात में 10 साल से राइट नहीं हुआ है, शांति है, और वहां मुसलमानों का ग्रोथ रेट हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। ये सच्चाई है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो ये सवाल उठाते हैं, ऐसे लोगों से मुझे आज एक सवाल करना है,
और शायद ये सवाल, क्योंकि आपने देश के बड़े ही कोट अनकोट योग्य सूचना प्रसारण मंत्री की चर्चा की, तो इसलिए मैं सवाल करना चाहता हूं कि जो लोग 11 वर्षों के बाद भी गुजरात राइट की चर्चा करते नहीं थकते, रोज स्टेटमेंट देते हैं, दिल्ली के बुद्धिजीवी मुजफ्फरनगर पर खामोश क्यों हैं? आजम खान के स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें आपके चैनल ने भी भूमिका निभाई थी, जो सीधा पुलिस को कार्रवाई करने से रोक रहे हैं, उसके बारे में वो खामोश क्यों हैं? आज तक कांग्रेस पार्टी ने ये बात खुल के क्यों नहीं की कि आजम खान के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए? एक तरफ एक विंडो ड्रेसिंग की जा रही है और दूसरी ओर मुलायम सिंह को डिस्प्रपोर्शनल एसेट केस में सीबीआई बेल आउट कर रही है। तो ये सारी राजनीति देश के लोग देख रहे हैं। यस, someone had asked question here. Yes. Well, I need not react to his observation except to say that his comment that Congress is the source of all the problems in the country is well taken. That's a hard fact. But as far as their future political strategy is concerned, it is for them to take a call. As far as the BJP is concerned, we are committed to give a good alternative which India so richly deserves. But are you in the process of extending your alliance partners? Are you in the process of extending the number of alliance partners? Obviously, the number and nature of alliance partner I need not discuss in a press conference, except to tell you that when the elections result would be announced, you will see a large number of allies with us. W. Sir, the Attorney General... I'll just... you have to ask any question on this? Yeah, I'll just come in. I think Mr. Narendra Modi addressed one of the biggest gathering in the history of Hyderabad, and he reconciled it too well. Jai Telangana, Jai Simandra. That's how our stand is. The BJP is very clear as far as Telangana is concerned, it's our commitment. But the way the present government has messed up things in Andhra Pradesh is quite evident. Why would Sonia Gandhi be calling Attorney General? What is it that you have to say? We would certainly like to comment properly. You are being ignored.